अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है एक एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एवरे और उसके बाद मैकलॉड मैकलॉड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज हमारे पास क्या है, तीन बंदों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एवरे मैकलॉड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है, जो कि बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया था ये एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है जो इस पिछले लेक्चर में हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट किया था उसके साथ। तो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से जो आखिरी जो रिजल्ट्स है उन्हीं को लेकर चलना है और जो एवरे का एक्सपेरिमेंट है उसको समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना इस बात को और देखना और समझने की कोशिश करना। ये तीन बंदे हैं, MMA, मैकलॉड, मैकार्टी, एवरे का एक्सपेरिमेंट तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो कब हुआ था? 1928 में। और उसके 16 साल बाद हमारे पास जो उसी से आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ था, एवरे मैकलॉड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था। आखिर हम बात करेंगे कितना अर्सा क्यों लगा उसको। तो ये हमारे पास ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो उसकी जो लास्ट बात थी वो क्या थी कि जब उसने एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, जो हमारे पास विरुलेंट स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस का, जो निमोनिया काज कर रहा था, उसको क्या कहा था उसने? एस स्ट्रेन। और वो भी कौन सा? डेड वाला। उसको जो हीट किल किया था, मार दिया था। प्लस उसने लाइव आर स्ट्रेन जब लिए थे, क्या किया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में? लास्ट बात क्या हुई थी कि जो हमारे पास हीट्स की मदद से किल किए गए एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाए और लाइव हमारे पास जो जिंदा आर स्ट्रेन है। अब आर क्या था? हमारे पास नॉन विरुलेंट था क्योंकि इसकी कोई कैप्सूल नहीं थी। तो उसने और उन्होंने क्या किया था, इन दोनों को लिया जब और इसको जब माइस में इंजेक्ट किया था। किस में इंजेक्ट किया था? माइस में। तो माइस में अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ था? डेथ हो गई थी, निमोनिया काज हो गया था। मतलब ये दोनों पहले क्या थे? अब जिसने कंप्लीट इस एक्सपेरिमेंट को समझ लो, इससे जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसको देखे, लेकिन हमने वहां से जो लास्ट रिजल्ट है वो उठाना है क्योंकि उसी को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं ये तीन लोग। तो हमारे पास क्या था कि जो हीट की मदद से किल किए गए थे एस स्ट्रेन, क्योंकि वो पहले विरुलेंट थे लेकिन जब उनको हीट की मदद से किल कर दिया तो वो नॉन विरुलेंट हो गए। तो मतलब ये भी नॉन विरुलेंट था, ये भी नॉन विरुलेंट था। लेकिन अब दोनों होना क्या चाहिए था कि इसके इंजेक्ट करने से माइस में कोई बीमारी ना होती, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ? माइस में निमोनिया काज हो गया और डेथ हो गई। यहाँ से ग्रिफिथ ने क्या कहा था कि यार कोई ऐसी चीज है जो कि उस डेड बैक्टीरिया से उठ के हमारे पास आ गई है। कहाँ पर आ गई? लाइव स्ट्रेन में। और लाइव स्ट्रेन की भी जो खुसूसियात है वो चेंज हो गई है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गए, वो नॉन विरुलेंट से विरुलेंट हो गया, मतलब पैथोजेनिक हो गया। नॉन पैथोजेनिक से एकदम से पैथोजेनिक हो गया। एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स थी कि उसको इसने नाम दिया था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। बैकग्राउंड को समझोगे तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का उसने नाम दिया था। अब ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या है? कहते कोई ऐसे फैक्टर है, कोई ऐसी चीज है जो कि इस डेड से चली गई है लाइफ के अंदर और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हो गई है चेंज। तो उस चेंज की वजह से अब ये जो लाइव है वो हमारे पास आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में या विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और विरुलेंसी या पैथोजेनिसिटी जो है वो काज हो गई और हमारे जो माइस है वो मारे गए। यहाँ से मतलब जो ग्रिफिथ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है या जो डिस्कवरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ग्रिफिथ ने दे दी थी। तो इसकी मतलब क्या मैं से बताऊं कि तुम अपने दोस्तों के साथ तुम लोग रह रहे हो और अचानक से तुम्हारे बाल और जो है वो तुम्हारे दोस्त के बाल की तरह हो जाए, तो इट्स मीन कि कुछ हुआ उस दोस्त से, कुछ ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर चेंज हो गए। पहले तुम्हारे बाल जो है वो घुंघराले थे, अब मुकम्मल स्ट्रेट हो गए एकदम से अचानक से। तो वो कैसे हो गई? वो कुछ ऐसी चीज़ें क्या ट्रांसफर हो गई हैं जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। तो हमारे पास एवरे मैकलॉड मैकार्टी जो है वो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ये देखने के लिए कि वो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल या वो कौन सा फैक्टर था, वो कौन सा फैक्टर थी, वो कौन सी चीज है जो यहाँ से शिफ्ट हो गई है लाइव आर स्ट्रेन में, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन में शिफ्ट हो गई और उसकी वजह से विरुलेंसी काज होगी। वो क्या चीज है? इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए एवरे मैकलॉड और मैकार्टी ने जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको एवरे मैकलॉड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कब किया था? 1944 में। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म और इसकी फाइंडिंग्स क्या थी और इसका हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा इस एक्सपेरिमेंट का। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो इन्होंने काम कैसे किया। मैं तुम लोगों की एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि बिल फर्स्ट तुम लोगों को सलाद से जो है किसी को एलर्जी है,
क्या है, मतलब सलाद है और सलाद खाने से तुम लोगों को कोई एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी होगी तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि यार अब सलाद में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे मैं भी फर्स्ट कहता हूँ कि अब सलाद में तुम लोग प्याज भी लेते हो, साथ में खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, ये 4 चीज़ें हैं जिसको मिक्स करके तुम सलाद बनाते हो, रोज सलाद वो खाते हो तो उससे तुम्हें हो जाती है एलर्जी। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले तुम ये देखने की कोशिश करोगे कि कौन सी चीज़ जो है कि प्याज खाने से या खीरा खाने से, गाजर खाने से या चुकंदर खाने से एलर्जी हो रही है। तो उस सलाद में सबसे पहले प्याज निकाल दोगे, फिर देखोगे बाकी सलाद जब खाओगे कि उससे तुम्हें एलर्जी होती है कि नहीं। तो अगर उन तीनों में से एलर्जी किसी में फिर भी हो गई तो इट्स मीन कि जो प्याज है वो एलर्जी काज नहीं कर रहा। फिर तुम क्या करते हो कि तुम गाजर निकाल लेते हो, तो गाजर निकालने के बाद भी अगर तुम्हें एलर्जी हो रही है सलाद खाने से तो इट्स मीन कि गाजर भी एलर्जी काज नहीं कर रहा था। तो फिर पीछे बिल फर्ज के चुकंदर निकाल लेने से तुम लोगों को एलर्जी नहीं होती। मतलब सलाद में से जब चुकंदर निकाल लेते हो तो तुम लोगों को एलर्जी नहीं होती। तो इट्स मीन कि चुकंदर में ऐसी कोई चीज़ है जो कि एलर्जी काज कर रहा है। क्या काज कर रहा है, एलर्जी काज कर रहा है। तो बेसिक बताने के मकसद क्या था कि सलाद में तुम लोग सेपरेशन कर लेते हो, चीज़ों को निकालना शुरू कर देते हो कि किस चीज़ से ये हमारे पास एलर्जी काज हो रही है। तो सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से एवरी मैकलॉड और मैकार्टिन पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिवाइस किया था कि उसमें उन्होंने ये देखा कि जो एस स्ट्रेन है, जो डेड है, जो मरे हुए एस बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन काज कर रही है, जो लाइव आर स्ट्रेन को, जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया थे उनको वो क्या कर रहे हैं, उनको वो क्या हमारे पास कर रहे हैं, उसको पैथोजेनिक बना रहे हैं, उसको विरुलेंट बना रहे हैं। तो ऐसे कौन सी चीजें, तो बेसिकली देखो इस बैक्टीरिया में बेसिकली क्या हो सकते हैं। उन्होंने किया क्या, हम यहीं से लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन लिए, क्या लिए, एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन मतलब विरुलेंट स्ट्रेन, फिर उसको किल कर दिया, हीट की मदद से किल कर दिया, उनको मार दिया। तो हीट किल्ड जो हमारे पास एस स्ट्रेन था वो क्या है, वो हमारे पास पैथोजेनिक नहीं होता क्योंकि वो मर चुका होता है। ठीक है, उसने हीट की मदद से उन एस स्ट्रेन को किल कर दिया। किल करने के बाद मतलब ये सारे जब मरने के बाद उनके साथ क्या किया, उनको उठा के डाल दिया डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में। ठीक है, मतलब ये जो एस स्ट्रेन लिए उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनको हमारे पास क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, बहुत सारे टुकड़े बना दिए उसके एस स्ट्रेन के। अब ये क्या है, नॉन विरुलेंट थे। अब ये विरुलेंट तब हो रहे थे जब इनके साथ लाइव आर स्ट्रेन मिलेगा। उसने ये बहुत सारे टुकड़े इस एस स्ट्रेन किए इस ग्रुप ने, मैं अगर उसने की इस्तेमाल करा तो इसमें इन तीनों ने मिलकर ये काम किया है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बहुत सारे एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया थे इनको चॉप अप किया, इनको मार दिया, इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कर दिए। तो वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन सारों में से उनको फिर डाल दिया इन्होंने 4 टेस्ट ट्यूब्स में। कितने में डाल दिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने वो कंपोनेंट्स उठा के डाल दिए। मतलब कुछ यहाँ डाल दिए, कुछ यहाँ डाल दिए, कुछ यहाँ डाल दिए और कुछ यहाँ डाल दिए। सही हो गया, 4 में से उन्होंने डाल दिया। मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल देता हूँ। ये चारों में सेम कंपोनेंट्स जो है हमारे पास डेड जो एस स्ट्रेन है वो पड़ा हुआ है। ये 4 कंपोनेंट्स हो गए, ये भी एस स्ट्रेन है, ये भी एस स्ट्रेन है, ये भी एस स्ट्रेन है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4, मतलब 4 सैंपल उन्होंने बनाए। उनमें से एक में डायरेक्टली उन्होंने डाल दिए लाइव आर स्ट्रेन। क्या डाल दिया, लाइव आर स्ट्रेन। मतलब वही जो आखिरी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो आखिरी वाला फॉर्मूला था जिसमें एस स्ट्रेन के साथ साथ उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाल दिए। तो लाइव आर स्ट्रेन डालने से क्या हुआ, जो चीज बनी उसको जब माइस में इंजेक्ट किया, क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गए, डेथ हो गई, इट्स मीन कि निमोनिया काज हो गया। तो यहाँ पे तो बात कंफर्म होगी कि हाँ कोई चीज जो है इन डेड से निकल के इन लाइव के पास आई, इन डेड से निकल के इन लाइव के पास आई, ये जो जिंदा थे बैक्टीरिया उनके पास आई, और उसकी वजह से ये जो जिंदा बैक्टीरिया ये भी वेरुलेंट हो गए, ये भी बीमारी काज करने वाले हो गए। तो ये हुए, माइस डेथ हो गई। ये बात उन्होंने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए की। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने बिल्कुल इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाल दिए प्रोटीएज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, प्रोटीएज एंजाइम। अब प्रोटीएज एंजाइम सबको पता है कि प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास बेसिकली प्रोटीन डिनेचर कर देते हैं, प्रोटीन को खत्म कर देते हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो जब इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा कि इस सैंपल में ये हमारे पास जितने भी हीट किल्ड बैक्टीरिया थे उसके देखो इसके अंदर लिपिड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं, सारा कुछ उसके अंदर तो पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। प्रोटीएज एंजाइम जब डालेंगे, आप ये प्रोटीएज है ये कॉमन नेम है, उन्होंने जो यूज किया था कि बुक्स में अमूमन नहीं लिखा होता, लेकिन उन्होंने ट्रिप्सिन यूज किए थे। क्या यूज किया था, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दो हमारे पास क्या है, प्रोटीएज एंजाइम्स हैं। उन्होंने ये यूज किए थे, ये डाल दिए थे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या किया है,
ये डाल दिया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो अब एंजाइम के डालने की वजह से क्या है कि इस सैंपल के अंदर जितने भी प्रोटीन कंटेंट था उस एस बैक्टीरिया का, ये जो मरे हुए बैक्टीरिया थे उनके सेल्स में जितना भी प्रोटीन कंटेंट था वो हो गया रिमूव। जैसे सलाद से हमने एक बार प्याज निकाला, यहाँ पर ये कंटेंट है, अब हम इनमें से प्रोटीन निकाल रहे हैं। तो प्रोटीन निकालने के क्या है कि पहले प्रोटीन को खत्म कर दो, डीनेचर करके उनको प्रेसिपिटेट आउट कर दो। उन्होंने प्रोटीज एंजाइम डाली, प्रोटीज एंजाइम डालने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो एस स्ट्रेन के प्रोटीन कंटेंट था वो खत्म हो गया। इट्स मीन कि इस सैंपल में अब प्रोटीन नहीं है, इस सैंपल में प्रोटीन नहीं है। जब प्रोटीन नहीं है उसके बाद क्या किया, उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाल दिया। क्या डाल दिया? लाइव आर स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन का मतलब वही नॉन वीरुलेंट जो हमारे पास बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, वो इसके अंदर डाल दिए। जब इसके अंदर डाले उसके बाद जो उनको कंटेंट मिला, जो मिक्सचर मिला, उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया? माइस के अंदर। तो जब माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उसके बाद भी माइस मर गए, चूहे जो है वो मर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन निकालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, प्रोटीन निकालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई का मतलब क्या कि तुम लोगों ने सलाद से प्याज निकाला उसके बाद भी तुम लोगों को एलर्जी हो गई है, तो इट्स मीन कि जो सलाद में प्याज है उसकी वजह से एलर्जी काज नहीं हो रही। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इस कंटेंट में जो प्रोटीन है, प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि प्रोटीन का कोई अमल दखल नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो इट्स मीन के प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक बात, दूसरे सैंपल में उन्होंने क्या किया, ये तीसरा जो सैंपल है उनमें उन्होंने प्रोटीन तो डाले ही डाले हैं, साथ में उन्होंने क्या कर दिया, आरएनएज डाल दिए। क्या कर दिया? आरएनएज। अब आरएनएज एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो कि जो आरएनए का कंटेंट है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का कंटेंट है आरएनए वाला, उसको ये चॉप अप कर देते हैं, उसको ये खत्म कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो क्या हुआ कि इस सैंपल से जितने भी आरएनए का कंटेंट है वो खत्म हो गया। इस सैंपल से आरएनए का जितना भी कंटेंट है वो खत्म हो गया। उसके बाद उनमें फिर उन्होंने आर स्ट्रेन डाल दिया। आर स्ट्रेन डालने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, चूहे मर गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है तो चूहे मर गए, तो इट्स मीन कि आरएनए का भी उसमें कोई लेना देना नहीं है, ना प्रोटीन का कोई लेना देना है, ना आरएनए का कोई लेना देना है। तो उस आखिरी सैंपल में उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज किए। कौन से एंजाइम यूज किए? डीएनएज, डीएनए डीपॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली उन्होंने यूज किए। तो अब डीएनएज एंजाइम से क्या होगा कि उस कंटेंट के अंदर, उस सैंपल के अंदर जितना भी हमारे पास कौन सा डीएनए का कंटेंट है, जितना भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का कंटेंट है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सारा डिग्रेड हो जाएगा। तो वो डिग्रेडेशन की वजह से, उस डीएनएज एंजाइम्स की वजह से इस सैंपल में जितना भी डीएनए था, किसका? एस हीट, जो एस स्ट्रेन था हमारे पास, किड एस स्ट्रेन, उसका जितना भी डीएनए था वो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने इसमें डाल दिया आर स्ट्रेन। क्या डाल दिया? आर स्ट्रेन। तो जब यहाँ पे आर स्ट्रेन उन्होंने डाला तो देखा कि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। क्या? आर स्ट्रेन डालने के बाद भी उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो इससे क्या पता चला, इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो एस स्ट्रेन था, जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, उसके अंदर जो डीएनए है बेसिकली वो काज कर रहा था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी वजह से ही हमारे पास जो आर स्ट्रेन है वो विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। वो हमारे पास एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जा रहा था, मतलब आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में आ रहा था। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। कि जब हमारे पास डेड बैक्टीरिया थे एस स्ट्रेन के, उनका डीएनए निकल के जाता था आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन उस डीएनए की वजह से कन्वर्ट हो जाता था विरुलेंट स्ट्रेन में, बीमारी काज करने वाले स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता था और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी। लेकिन जब हमने डीएनए एंजाइम डाल दिए, किसके अंदर? उस एस स्ट्रेन के अंदर, उस डेड वाले एस स्ट्रेन के अंदर जब हमने डीएनए एंजाइम डाल दिए तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास एस स्ट्रेन का डीएनए का जो कंटेंट था वो क्या हो गया? वो सारा खत्म हो गया। तो वो सारा खत्म हो गया तो इट्स मीन कि अब उसके बाद जब आर स्ट्रेन उन्होंने डाला तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई चूहा नहीं मरा, कोई निमोनिया काज नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या चीज कंफर्म हो गई? यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो डीएनए बेसिकली उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डीएनए के ऊपर ही ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो कि एक एस स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा था एस स्ट्रेन में। कि मरने के बाद भी वो जो डीएनए है जब वो आर स्ट्रेन के पास जाता था तो उसमें वही क्वालिटीज आ जाती थी जो पहले एस स्ट्रेन के पास थी। तो इट्स मीन कि जो विरुलेंसी के जीन्स थे या जो हमारे पास पैथोजेनिसिटी थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो डीएनए के पास है जो कि शिफ्ट हो गई थी आर स्ट्रेन के पास और उसकी वजह से हो गई ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एवरी मैकलॉड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि जो डीएनए है वो ही हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है।
वो ही हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसपे स्पीशीज का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो राइट हुआ होता है। उस पे सारी जो इन्फॉर्मेशन, ये आज हमें पता है कि हमारे पास जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। उस वक्त लोगों को पता नहीं था, तो उस वक्त ये बात किसने, एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया, कंफर्म किया था कि जो डीएनए है दैट इज द बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे पास जो एवरी मैकलियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट है वो हो जाता है एंड। जिन्होंने यहाँ तक देखना था वो उसके बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो समझने की खातिर। अब जो बेसिक क्वेश्चन उठता है कि 1928 में, किसमें, 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसके ऊपर, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, जिससे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का पता चला। उसके बाद 1944 में मैकलियोड मैककार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो 16 साल साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा उनको ये बात कंफर्म करने में कि डीएनए ही हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। इवन जो एवरी का एक्सपेरिमेंट है, जो मैकलियोड एवरी और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट है, इसको भी लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। ये तो तब जाके 1952 में हार्शे एंड चेज जो है उन्होंने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को वेरीफाई किया कि हाँ, जो डीएनए है उसी के ऊपर हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, उसी के ऊपर हमारे पास स्पीशीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ब्लूप्रिंट, कुछ एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो डीएनए के ऊपर होती है। ये 1952 में जाके हार्शे एंड चेज ने इस बात को कंफर्म या वेरीफाई कर दिया था। तो ये टाइम इतना क्यों लगा, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, जो बैकग्राउंड है इस चीज़ का उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो जिन्होंने समझना था एवरी मैकलियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट वो जा सकते हैं, उनकी बात। अब इसमें कोई खास और बात नहीं है जो कि बताने वाली हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी कि जब मैकलियोड मैककार्टी और एवरी थे, उन्होंने बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स यूज़ किए जिनकी वजह से वन बाय वन डिफरेंट उन्होंने कंटेंट जो है वो निकाल दिया, वो ख़त्म किया, और उसके बाद इस बात को कंफर्म किया कि डीएनए ही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला एजेंट है या मॉलिक्यूल है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि 1928 में जाके ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एरा को थोड़ा सा समझो। एरा मतलब क्या कि ये दौर है 1920 से लेकर 1950, मतलब आज से तकरीबन 150 साल या 150 साल 100 साल पहले, 100 150 साल जितना पहले जाने चले जाओ, लेकिन 1930 में चले जाओ या 1920 में चले जाओ। तो उस वक्त क्या है कि उस वक्त एक लोगों को ये नहीं पता था कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला है। उनको कुछ भी डीएनए के बारे में ये मालूम नहीं था कि यार डीएनए एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता हो। फिर उस वक्त जो दूसरा था वो हमारे पास था एक साइंटिस्ट, फीबस लेविन इसका नाम था। ठीक है, फीबस लेविन। तो उसने एक थ्योरी दी थी, एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस अक्सर वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उस दौर के साइंटिस्ट थे, वो इस बात को मानते थे। पर अब ये सच भी है कि जो डीएनए है वो बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना है। ये उसका हाइपोथेसिस था पी लेवेन का कि जो डीएनए है वो हमारे पास बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, और यही जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे क्या साइंटिस्ट ये समझते थे कि यार 4 न्यूक्लियोटाइड्स वाली चीज़ के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे कैरी कर सकता है, मतलब ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर सकते हैं डीएनए, ये उस वक्त के लोगों को पता नहीं था। तो उन्होंने यही कहा कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो इट्स मीन कि उनकी जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी है कि स्पेसिफिक टू एग्जैक्ट स्पीशीज, वो चीज़ उसकी बहुत कम है, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड में कितनी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, ये तो बाद में शरगाफ ने आके पता लगाया कि नहीं भाई, मैं ये जो वेरिएशन जो सीक्वेंस है इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स का, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। ये बातें बाद में थी, उस वक्त चल रहा था टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, उस वक्त बहुत जोर शोर से था। तो इस वजह से भी लोग डीएनए के ऊपर राजी नहीं हो रहे थे। साइंटिस्ट जो है वो डीएनए को तस्वर ही नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ जो है ना, डीएनए का वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। दूसरी बात कि उस वक्त जो साइंटिस्ट थे मैक्सिमम का यही ख्याल था कि जो प्रोटीन है वो हमारे पास ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाला कोई मॉलिक्यूल है, क्यों, और जो जीन्स है वो किसी किस्म के सुपर एंजाइम्स हैं। क्या है? जो जीन्स है वो किसी किस्म के सुपर एंजाइम्स हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। उनका यही ख्याल था कि जो प्रोटीन है वो हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, डीएनए नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए के पास तो इतनी वो वेरिएशन ही नहीं है। 4 ही तो उनके टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसके सीक्वेंस कैसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। तो उस वक्त लोगों का ख्याल, मैं फिर बता रहा हूँ क्या था, यही ख्याल था कि जो प्रोटीन है वो हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, यही वो हमारे पास प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो किस तरह की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है।
ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन पे उस वक्त बहुत काम हुआ था। तो जब 1928 में ग्रिफिथ ने ये बात की कि कोई चीज़ जो है वो कास्ट कर रही है एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन से कोई चीज़ निकल रही है और वो आर स्ट्रेन को विरुलेंट बना रही है, तो उस वक्त भी लोगों का यही ख्याल था कि यार कोई प्रोटीन है जो निकल सकता है। तो डीएनए की तरफ तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया। मैककार्टी और एवरेन है, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और ये भी निमोनिया पे ही काम कर रहे थे उस वक्त भी, लेकिन 16 साल बाद इन्होंने एक डिवाइस किया और उसमें यही उनको देखने की कोशिश की कि भाई ये जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, ये एजेंट ही कौन सा एजेंट है जो कि ये चीज़ काज कर रहा है। तो वो तो बाद में अनएक्सपेक्टेडली वो यही सोच रहे थे कि कोई प्रोटीन ही होगी जो कि ये काम कर सकती है, लेकिन उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो डीएनए है वो हमारे पास क्या कर रहा है, इस चीज़ को ट्रांसफर कर रहा है। तब भी लोग उसको नहीं मान रहे थे। इवन जो नोबेल फाउंडेशन थी उस टाइम, उन्होंने भी जो मैकलार्ड और एवरे और मैककार्टी के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको तकरीबन निगलेक्ट कर दिया। लोग इसके खिलाफ आ रहे थे कि तुम लोगों ने एक्सट्रैक्शन सही नहीं की, या तुम लोगों ने जो है इसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ये जो तुम लोग नाइट्रोजन निकाल रहे हो सकता है वो प्रोटीन्स का नाइट्रोजन हो, ना कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन हो, इटीसी इस तरह की सारी बातें हो रही थी। उस वक्त भी उसको नहीं मान रहे थे। ये तो तब जब 1952 में हार्शे एंड चेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि नहीं भाई, प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। प्रॉपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया और उसकी मदद से उस बात को प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि डीएनए ही है। तो उसके बाद लोगों का ध्यान पे डीएनए पे गया। उसके बाद जरा सोचा कि 1952 में जब ये काम हुआ, फिर 1954 में डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया, उससे पहले ये क्रिस्टलोग्राफी और ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। तो बात बताने का मकसद ये, जो इतना टाइम लगा वो उस वक्त का एरा ही ऐसा था कि उस वक्त लोगों की सोची कि प्रोटीन या ऐसा कुछ हो सकता है। डीएनए के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो ये एक रिमार्क के तौर पर कि ये एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने एक बुनियाद रखी डीएनए को इतना ऊपर लाने की, या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जो बुनियाद है बेसिकली वो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और ये मैकलार्ड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट और बाद में हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक फाउंडेशन दी है उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट था प्रोटीन से रिलेटेड वो चेंज हुआ और उसके बाद डीएनए की तरफ लोग शिफ्ट करके उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो माइंड था, वो डीएनए की तरफ चला गया और उसके बाद डीएनए में बहुत सारा काम हुआ। तो वो जो फाउंडेशन प्रोवाइड की वो इन एक्सपेरिमेंट्स ने की। तो अब ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था मैकलार्ड मैककार्टी और एवरे का। तो अब आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हार्शे एंड चेज ने इस बात को कैसे वेरीफाई किया कि वाकई डीएनए जो है वो हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है। तो ये जानेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए एक लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।